30-40 लोग जो दारू पिए हुए थे बिल्कुल, और ऐसे सफाई कर्मी और बस्तियों से उठाकर लाया गया था, उनको जबरन अंदर घुसाया गया। मैं पागलों की तरह देख के चिल्लाने लगी कि किसको घुसा रहे हैं आप लोग, घर में कौन है ये? तो नहीं ये सब नहीं, शराब पिए हुए थे। हाँ, ऐसे लोगों को घुसाया और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। आज जो सरकार में आए हैं ना, वो आज़ादी के लड़ाई लड़े थे, उनके जो लोग थे माफ़ी मांगे थे, वो एक तरह से ब्रिटिश के पक्ष वाले थे, उनको इस सब से कोई लेना देना नहीं है और इस इतिहास को वो मिटाना चाहते हैं। गांधी जी को जो लोग मारे हैं उनके पीछे इनका ही समर्थन था, उन्हीं को मिटाने के लिए अभी गांधी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। रही होगी, लेकिन हमने तो रजिस्ट्री कराई है ना। तो जब हमने रजिस्ट्री करवा ली है तो ये ज़मीन हमारी है। जब तक रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी तब तक ज़मीन हमारी है, वो रेलवे की नहीं है। और रेलवे ने हमको नियमानुसार बेचा है। बगल से दौड़ते हुए कुछ लोग आए और ये होता है कि जल्दी आइए, पुलिस दरवाज़ा जो है तोड़ रही है, उतर रही है। वो धमकी दे रहा है कि 2 घंटे के अंदर अगर आप सामान नहीं लेके गए तो ये सामान पे बुलडोजर चला देंगे। तो इतना आतंक क्रिएट किया था उन लोगों ने। जो गांधी इस देश की ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ करके इस देश से बाहर फेंक देते हैं, आज उसी गांधी के विचारों को, उसी गांधी को आज की वर्तमान शासन और प्रशासन के द्वारा इस देश से उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। ये क्या बचाने की लड़ाई है? अभी क्या आप उम्मीद करते हैं सरकार से, जो सरकार इसमें रहते हुए लोगों को ज़बरदस्ती निकाल करके उनके घरों को तोड़ दिया, उनके सामानों को फेंक दिया? गांधी जी की जो विरासत है, जेपी की विरासत है, उसको पूरी तरह से मतलब ख़त्म करने की बात अगर हम करें तो वो ख़त्म हो गई। बहुत छोटा सा प्रदर्शन हुआ होगा। अगर बड़ा प्रदर्शन होता, देश गांधी या फिर जेपी या फिर विनोबा भावे के साथ खड़ा होता, तो हमको नहीं लगता है कि सर्व सेवा संघ भी बनारस में टूट जाता। तो आपको क्या लगता है, न्याय वाय मिलेगा? देखिए, हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का इतना बड़ा साम्राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया था, तो भी देश आज़ाद हुआ। तो जब उतने बड़े जाइंट से, इतनी बड़ी कंपनी से देश आज़ाद हुआ, पहले आज़ाद देश ही था, गुलाम हुआ था, तो ये इन्होंने तोड़ दिया है, कर दिया है। अब ये सर्व सेवा संघ का जो परिसर देख रहे हैं, वो परिसर आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील है और यहाँ बिल्डिंगें हुआ करती थी। सोचिए 1960 में विनोबा भावे ने जिस सर्व सेवा संघ का उद्घाटन किया था, जिस जमीन पर उसकी आधारशिला रखी गई थी, आज वहाँ चंद टूटे फूटे पत्थर और ईंट बचे हुए हैं। वहाँ बिल्डिंगों के जो ईंट हैं पता नहीं कहाँ चले गए, ये भी पता नहीं होगा। और इसको लेकर के लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर हमको मिलेगा, क्योंकि उसका ताज़ा उदाहरण अगर आप देखें, खुद गुजरात का, गुजरात में इन्होंने करीब 400 एकड़ ज़मीन अदानी को दे दिया था और 13 साल मुकदमा चल कर के गाँव वालों ने लिया कि गांव की ज़मीन को आप बिना उनकी मर्जी कैसे दे सकते हैं। ऐसे हमारी ये ज़मीन रजिस्ट्री की है, बैनामा की ज़मीन है, तो इसको कैसे ऐसे आप दे सकते हैं? ये ज़मीन कितनी है पूरी? ये करीब 13 एकड़ ज़मीन है। 13 एकड़। हाँ, हम कोर्ट में गए हुए हैं, देर लगेगा लेकिन हमको न्याय मिलेगा, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। क्योंकि जब तक इस देश में संविधान है, जब तक ये संविधान बदला नहीं जाता है, तब तक हमें पूरी न्याय की उम्मीद है। कि ये रेलवे की ज़मीन थी जिसे बताया गया कि धोखे से सर्व सेवा संघ ने हड़प लिया। सोचिए, और उस पर गांधी के विचार को फैलाया जाता है। और वो देखिए, सर्व सेवा संघ वाराणसी के लिए 1960, 61 एवं 1970 में खरीदी गई ज़मीनों की सेल डीड है। सोचिए, ये देख रहे ना, कागजात है ये, जिसे आज का प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। और ये इस ज़मीन को खाली करा करके रेलवे को हैंडओवर कर दिया गया। इसके चारों, हम अंदर जा भी नहीं सकते, चारों तरफ दीवारों पर इसमें प्रवेश जो है वर्जित लिखा गया, इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। अब सोचिए, तो ये जो धोखे से ज़मीन लेने की हम बात कर रहे थे, वो आरोप किस पे लगा? जेपी पे लगा। वो आरोप किस पे लगा? विनोबा भावे पर लगा। जो विनोबा भावे, सोचिए, अपनी पूरी संपत्ति देश के गरीबों में दान कर देते। पता नहीं कितने हजारों एकड़ ज़मीन उन्होंने घूम घूम करके देश के लिए जुटाई थी उन्होंने, वो भी गरीबों को दान दे करके चले गए। आज वही विनोबा भावे जिस पर सर्व सेवा संघ की आधारशिला उन्होंने रखी थी, उद्घाटन किया था, उन्हें कहा गया कि ये ज़मीन धोखे से ली गई थी। सोचिए इस देश में हो क्या रहा। तो ये कहा गया कि ये रेलवे की ज़मीन थी जिसे धोखे से जो है
सर्व सेवा संघ ने अपने कब्जे में कर लिया। इस पर क्या कहेंगे? ये धोखे की ज़मीन पर सर्व सेवा संघ चलाया जा रहा था, जो गांधी की जो नीतियां थी, जो उनका जो है उनके विचार थे, फैलाए जा रहे थे, इस तरह का आरोप प्रशासन लगाया आपके ऊपर। देखिए, ये प्रशासन का बेबुनियाद झूठा है, क्योंकि सब जानते हैं, मैंने कहा कि वो रजिस्ट्री हमारे पास है, तीनों रजिस्ट्री मैं दिखा सकता हूँ, 60 में, 61 में और 70 में रजिस्ट्री हुई है। तो रजिस्ट्री कार्यालय से हुई है, उसके सारे दस्तावेज सरकार के पास हैं, तो झूठ का तो कोई सवाल नहीं है। अब उनको चूँकि ज़मीन चाहिए तो उन्होंने एक पूरे देश भर में प्रोपगंडा किया, अखबारों में छपवा दिया कि भाई ये रेलवे की ज़मीन थी, इस पर सर्व सेवा संघ ने कब्जा किया था। लेकिन आप खुद कल्पना करें, या कोई भी मूर्ख आदमी ही ऐसा सोच सकता है कि जिस विनोबा भावे ने अपनी ज़मीन दान दे दी, जिस विनोबा ने पूरे 14 साल तक देश में लगातार घूम करके 50 लाख एकड़ ज़मीन इकट्ठा किया और वो सब गरीबों को दान दे दिया, उस विनोबा भावे के ऊपर ये आरोप लगे, जिस जयप्रकाश नारायण ने अपना सब कुछ दान कर दिया, 42 के आंदोलन के हीरो थे, जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में तो किसी शक नहीं है, जो लाल बहादुर शास्त्री अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उस लाल बहादुर शास्त्री ने इस ज़मीन को दिया है। तो अगर आप भारत के 3 भारत रत्नों पर, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री पर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पर, क्योंकि उन्होंने भी इसमें सहमत दी थी, अगर ये 4 लोग जो भारत के एक प्रकार से भारत रत्न हैं, उनके ऊपर अगर ये लांछन लगाता है तो ये सीधे सीधे आपराधिक मामला है। ये संविधान में जो कर्तव्यों में दिया गया है, अगर उसका उल्लंघन ये प्रशासन ने किया है तो कायदे से तो इनके ऊपर संविधान के उल्लंघन का मुकदमा चलना चाहिए और इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है और ये भाजपा की सरकार है जो ऐसे अधिकारियों को रखे हुए है। ये अधिकारी यहाँ डीएम था, एक दिन के लिए केवल इलाहाबाद जाके कमिश्नर हुआ, फिर यहाँ आ गया। कहीं ऐसा किसी सर्विस रूल में है कि वहीं पर वो डीएम भी रहे, वहीं पर कमिश्नर भी रहे? तो ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। जिस भी दिन ये सरकार बदलेगी, जिस भी दिन स्थितियाँ बदलेंगी, उस दिन ये सब चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम पूरा आश्वस्त हैं कि ये न्यायालय से हमको मिलेगा। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग सकता है, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमें पक्का विश्वास है कि हमें मिलेगा। ये कितने दिन हो गए सत्याग्रह? ये 74 दिन हो गए हैं, कल 75 दिन होंगे। और कितने दिन तक यहाँ बैठने का जो है वो है? यहाँ हम 100 दिन तक बैठेंगे और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से राजघाट, बनारस से राजघाट दिल्ली तक की पदयात्रा करेंगे। तो उसके बाद फिर हम देश भर में घूमेंगे। हम देश की जनता को बताएंगे कि ये सरकार अपराधी है, ये संविधान का उल्लंघन करती है, इसने गांधी, विनोबा, जयप्रकाश की विरासत को तोड़ा है। ये इस देश के लिए गर्व की बात है कि जिस विनोबा भावे 14 साल तक लगातार पदयात्रा किया, इस भूमि पर आकर के रहे, इस सर्व सेवा संघ प्रकाशन का उन्होंने उद्घाटन किया, राजा खुद यहाँ उनसे मिलने के लिए आए, उस और खुद ही ये आरएसएस के लोग जब विनोबा यहाँ आए थे तो अपने कार्यालय पर ले गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, और ये आरएसएस के लोग जो है इसको तोड़ रहे हैं कि रेलवे की ज़मीन है। अरे ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन में तो किसी की रही होगी, किसी किसान की रही होगी, किसी मुगल बादशाह की रही होगी, उससे पहले किसी राजा की रही होगी। ये ज़मीन भी आज रेलवे की है, उससे पहले किसी राजा महाराजा की रही होगी, बादशाह की रही होगी, राम की रही होगी, कृष्ण की रही होगी। तो इससे तय थोड़ी हो जाता है कि भाई ज़मीन पहले किसकी थी। अरे रही होगी, लेकिन हमने तो रजिस्ट्री कराई है ना। तो जब हमने रजिस्ट्री करवा ली है तो ये ज़मीन हमारी है। जब तक रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी तब तक ज़मीन हमारी है, वो रेलवे की नहीं है। और रेलवे ने हमको नियमानुसार बेचा है। रेलवे ने कोई, लाल बहादुर शास्त्री ने, जीवन राम ने कोई फर्जीफिकेशन नहीं किया है। वो मोदी जैसे फर्जी नहीं करते हैं कि यहाँ से फर्जी वोट लेकर के जीत जाए। जिसको जनता ने नहीं जिताया वो इस देश का सांसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया फर्जी तरीके से। और वो विनोबा गांधी, जयप्रकाश नारायण को कह रहा है कि ये फर्जी लोग हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इतिहास और विरासत को बचाने की जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं इस देश के चंद लोगों में बची हुई है। सोचिए कि विनोबा भावे ने जिसका उद्घाटन किया था, जेपी की मध्यस्थता के बाद इस जमीन पर सर्व सेवा संघ का निर्माण हुआ था। गांधी के विचारों और उसके प्रकाशन के द्वारा पूरे देश और दुनिया में गांधी के विचारों को फैलाने का जो काम चल रहा था,
उसे वर्तमान के प्रशासन और सरकार ने पूरी तरह से रौंद दिया, वो ख़त्म हो गया। हमारे ये बगल में देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें जो लगी है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ लगभग 70 दिनों से ज़्यादा हो गए, 74 दिन हो गए लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जो गांधी की विरासत को बचाना चाहते हैं। परिचय दे दें, आप नाम बताएं। मैं मनीषा बनर्जी, मैं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से आई हूँ। तो कब आई हैं यहाँ पे? आज ही सुबह आई हूँ और कल हम लोग अनशन में बैठेंगे भी। ये जो यहाँ पे न्याय के दीप जलाने का जो सत्याग्रह हो रहा है, उसी के लिए हम लोग सब आए हैं। क्या लगा सुन के? बंगाल से आई हैं, यहाँ गांधी, जेपी, विनोबा भावे की जो विरासत है उसको रौंद दिया गया यहाँ के प्रशासन शासन के द्वारा। क्या लगा सुन कर के आप? यही तो सबसे कष्ट की बात है कि मैं रविंद्रनाथ की जगह से आ रही हूँ। ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये गांधी जी, ये सब लोगों ने इस देश को बनाया है। पूरे दुनिया में अगर हमारी कोई परिचय है तो इन्हीं लोगों के कारण है। अभी उसको इस तरह से आप लोग रौंद दे रहे, सब कुछ ख़त्म करते जा रहे। एक तो आप हमारी विरासत को ध्वंस कर रहे, दूसरी ओर जो अन्याय आप लोग कर रहे, ये इस समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा संदेश जाएगा? हमको तो लग रहा है कि अभी 2 दिन में संविधान डे आने वाला है, तो क्या संविधान का क्या महत्व बचा है? अगर न्याय ना हो तो संविधान कहाँ रहेगा? तो हम लोग जो बोलते हैं दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम लोग है, तो कहाँ बचा है? और कितने दुख की बात है कि ये बनारस है। अब मान लीजिए कि दुनिया से लोग देखने आते हैं, है ना, कितना पवित्र जगह है, जैसा भी आप मानिए। ये हमारी प्राइम मिनिस्टर की जगह है, यहाँ से चुन कर जाते हैं वो देश को चलाने के लिए, और यहाँ पर इतना भयानक घटना उनके सरकार ने करते हैं। तो इससे बड़ा दुख अब क्या होगा? कुछ बोलने का भी बाकी नहीं रहता है। इसीलिए पूरे देश भर से लोग आ रहे, हम भी आए हैं साथ। गांधी, सोचिए कि अब महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता इस देश के हैं, जो इस देश के लोग उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, उन्हीं गांधी को देश की आज़ादी के ठीक बाद 4 गोलियां मार करके उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन गांधी के मरने के बाद भी जो उनके विचार थे, पूरे देश के तमाम जो लोग थे उनके दिलों में जिंदा था, और आज भी जिंदा है, और आज भी वो उसका जो संचालन है वो धारा प्रवाह है। लेकिन उसे मिटाने की जो कोशिश की जा रही है, उसे ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, वो शायद आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी ये समझ में नहीं आता कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे बहुत कठिन में हमारे जो पुराने लोग थे, अब गांधी का भी सोचिए कैसी हालत से कहाँ तक वो लड़कर आए हैं। तो हम भी, जैसा कि यहाँ पे लिखना है, हमेशा न्याय की लड़ाई हमको लड़ना है। और जैसा कि हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे पूरे देश की समर्थन यहाँ पे मिल रहे। अभी ये इतने यंग लोग आए हैं, अनशन में बैठे हैं। आज के ज़माने में हम सोचते हैं कि यंग लोग कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलते जा रहे, और समय का जो मांग है, हमको लगता है कि आज या कल इनको मानना ही पड़ेगा। ये अगर इसको नहीं मानेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे देश फिर से दूसरों के हाथ में बिक गए, चाहे वो बनिया के हाथ में हो या किसके हाथ में हो, हमारा देश पूरा चले गए, ऐसा ही लगेगा। लेकिन हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि अभी हम कहाँ शांति निकेतन से आए हैं, वो तेलंगाना से लोग आए थे, तो कहीं क्यों आ रहे हैं लोग? अपने आप से ही तो आ रहे हैं ना। तो ये उम्मीद है, और ये न्याय जरूर जलेंगे, और हमको पता है कि आज हो या कल उसको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो लगता नहीं है कि जो गांधी जी देश को बचाया, आज की जो सरकारें हैं, वर्तमान में जो सरकार चली, गांधी को ही रौंद देना चाहती है इस देश में? ये तो हम जानते ही है कि आज जो सरकार में आए हैं ना, वो आज़ादी के लड़ाई लड़े थे। उनके जो लोग थे, माफ़ी मांगे थे, वो एक तरह से ब्रिटिश के पक्ष वाले थे। उनको इस सब से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी की जो इसमें स्टेचू है, जो प्रतिमा है, उसके सामने गांधी के जो विचार थे, जो प्रकाशन था, जो पुस्तकें थी, सोचिए पता नहीं कई ट्रक पुस्तकें थी जो यहाँ से लाद करके गई। उन्हें कुछ घंटों में प्रशासन पूरी तरह से गांधी के मूर्ति के सामने फेंक दिया, रद्दी की तरफ फेंक दिया। तो अब जो है इस देश में क्या क्या हो रहा है
वो चीज़ दिखाने के लिए हम आए थे। और गांधी के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें, केवल छलावा बातें आज की सरकारें कर रही है, जिसे आज की जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस इतिहास को वो मिटाना चाहते हैं। गांधी जी को जो लोग मारे हैं उनके पीछे इनका ही समर्थन था। उन्हीं को मिटाने के लिए अभी गांधी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्हीं को मिटाने के लिए ये सब चला जा रहा है। जो भी हमारी विरासत है, जो भी हमको मिला है, स्वतंत्रता से हो या हमारी संविधान जिससे हम लोग चल रहे हैं, आज तक गाइडेड होते जा रहे हैं, इन सबको मिटाने के लिए ही इनका ये साजिश है, यही हम मानते हैं। ये सर्व सेवा संघ के बारे में एक बात और हम बता दें कि सर्व सेवा संघ का जो वो है, जो परिसर है, इसमें जो है जो बिल्डिंगें थी, इसमें लगभग 50 परिवार रहते थे। सोचिए कि गांधी के विचारों को फैलाने के लिए, गांधी के विचारों को फैलाने के लिए जो प्रकाशन होता था, जो पत्रिका छपती थी, जो पुस्तक छपती थी, उसके लिए लगभग 50 परिवार यहाँ पर थे जो ये सर्व सेवा संघ में रहते थे। 4-4 पीढ़ियों से लोग रहते थे। जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका परिवार रहता था। आज़ादी की राही। कब से यहाँ पे रहे? मैं पैदा हुई तब से रह रही हूँ। मेरी उम्र अभी 53 साल है। और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब यहीं रहे। मतलब 3 पीढ़ी? जी 3 पीढ़ी। जी। क्यों निकाल दिया गया आपको यहाँ से? हम जो समझ पाए हैं वो तो यही है कि सरकार को और सरकार के दोस्तों को ये ज़मीन चाहिए थी, और उसके लिए यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के डीएम ने एक षड्यंत्र रचा और कब्ज़ा किया ज़मीन पे। तो ये 3 पीढ़ियों से आपका यहाँ परिवार रहता था। यहाँ क्या क्या करते थे? अब जैसे ये आपके दादाजी, पिताजी, आप लोग यहाँ क्या करते थे? मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उसके बाद गांधी की धारा से जुड़े जब वो, तो जो भूदान आंदोलन हुआ या जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, उसमें वो लोग रहे। और बाकी सर्वोदय का काम करते थे, रचनात्मक कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और सर्वोदय का जो ग्राम स्वराज का काम है वो सब करते थे। और मेरे पिताजी जो है, यहाँ जो पत्रिका निकलती थी सर्वोदय जगत, उसके संपादक रहे। भूदान यज्ञ पत्रिका थी उसके पहले, उसके संपादक रहे। मेरी माँ शांति सैनिक रही, नेफा बॉर्डर तक पे जाके उन्होंने काम किया। तो सर्वोदय परिवार था जो सर्वोदय का काम है वो करते थे, विचार प्रसार का, लोगों को ट्रेनिंग देने का। खादी का काम होता था यहाँ पे। पिताजी के ज़माने में वो सर्वोदय समाज के अध्यक्ष हुए, तो उन्होंने बहुत सारे सर्वोदय सम्मेलन कराए। यहाँ प्रकाशन के संयोजक थे। यहाँ खादी का काम उन्होंने शुरू कराया था, कपास की खेती एक मॉडल दिया था कि यहाँ पे भी हो सकती है और खादी का प्रोडक्शन हो सकता है। इस तरह के पाठशाला चलती थी बुनियादी तालीम की, मेरी माँ चलाती थी यहाँ पे। गौशाला चलती थी यहाँ पे। उसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के मॉडल थे। रचनात्मक काम के जितने काम हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये था कि किताबें यहाँ से पब्लिश होती थी, सर्वोदय साहित्य जो पूरे देश भर में सर्वोदय बुक स्टॉल के माध्यम से, रेलवे बुक स्टॉल के माध्यम से जाती थी, और भी प्रदर्शनियाँ लगा के जाती थी। तो पूरे देश भर के लिए जो सर्वोदय साहित्य का प्रचार प्रसार है वो यहाँ से किया जाता था। पूरा परिवार आपका यहीं रहता था? जी, मेरा परिवार, मेरी शादी भी यहीं पे परिवार में हुई थी। आचार्य राममूर्ति बहुत बड़ा नाम है सर्वोदय और देश के शिक्षा नीति बनाने वाले, उनके परिवार में। और सोचिए कि आनन फानन में 4-4 पीढ़ियों से रहने वाले लोग, मतलब सोचिए कि मिनटों में बेघर हो जाते हैं। किस तरह से उनके साथ दमन किया जाता है, किस तरह से उनको डराया और धमकाया जाता है, किस तरह से अचानक पुलिस वाले पहुंचते हैं और तमाम ऐसे लोग पहुंचते हैं जो उनके घरों में ताला तोड़ करके घुसते हैं और उनके सामानों को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? किराए पे रह रहे हैं। बनारस में किराए पर? जी। अच्छा, ये जब टूटा होगा एक बाइक, जैसे ये जब टूटा तो सारे लोगों को पता है कि पुलिस आती है, प्रशासन का आदेश पहले आता है, लिस्ट चस्पा होती है, उसके बाद अचानक पुलिस आती है, खाली करिए, मतलब ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है और निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत तो किराए पर घर नहीं मिल गया होगा, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आई होंगी। हम चाहेंगे कुछ उस बारे में भी बताएं। जी, मैं उस दिन की घटना ऐसे बता सकती हूँ कि 22 जुलाई को मेरी बेटी सो रही थी, और बेटे को मैं स्कूल जस्ट भेजने के लिए मैंने उसका टिफ़िन विफ़िन बनाया और उसको स्कूल की बस पड़ता था तो बस में बैठाया, और तभी मैं चाय लेके पी रही थी। सुबह 6 बजे का टाइम रहा होगा, और फ़ोन आता है कि
बगल से दौड़ते हुए कुछ लोग आए और ये होता है कि जल्दी आइए, पुलिस दरवाज़ा जो है तोड़ रही है, उतर रही है। मैं दौड़ के आई क्योंकि जो घर थे दो थे, क्योंकि एक में मेरे माता पिताजी पहले रहते थे, वो वाला घर था, वहाँ मेरी बेटी सो रही थी, और मैं दूसरे वाले घर में जहाँ मेरे हस्बैंड रहते थे वहाँ थी। पता चला कि बेटी को मेरे सोते से जगा दिया गया और उसको बाहर खड़ा किया गया। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर? हाँ, घुसी वो खिड़की से धक्का मारकर और उसको निकाल के बाहर खड़ा किया। और 30-40 लोग जो दारू पिए हुए थे बिल्कुल, और ऐसे सफाई कर्मी और बस्तियों से उठाकर लाया गया था, उनको जबरन अंदर घुसाया गया। मैं पागलों की तरह देख के चिल्लाने लगी कि किसको घुसा रहे हैं आप लोग, घर में कौन है ये? तो नहीं, सब शराब पिए हुए थे? हाँ, ऐसे लोगों को घुसाया और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। अच्छा। जो और सामने का जो फ्लैट था उसमें से तो उन लोगों का दूसरी मंजिल पे सामान था, वो सीधे नीचे फेंकने लगे। महिलाएं चिल्ला रही थी, बच्चे रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। हमारे घर में इधर वाले घर के बाद मेरे हस्बैंड तो इतना डर गए कि वो ताला बंद करके चाबी लेके भाग गए कि शायद हमारे घर में नहीं घुसेगा। तो वो ताला तोड़ के वो लोग घुसे इसीलिए। और उसके बाद उन्होंने किचन में सब्जी, अभी तक मुझे याद है, भिंडी की सब्जी उठा के उन्होंने किचन से ऐसे फेंक दिया। बिल्कुल दही था, दूध था, घी बनाया था घर में, गृहस्थी थी भाई, 50 साल की गृहस्थी थी। सारा सामान उठा के उन्होंने बाहर फेंका। पूरे शहर के जो सोशल मतलब कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको पता चलते चलते 1 घंटे 1.5 घंटे में सब भागे दौड़े आए और किसी को गेट से अंदर नहीं जाने दे रहे थे, गेट लॉक कर दिया। हम लोग अपना सामान उठाए तो कैसे उठाएं, हम लोगों का रोते रोते बुरा हाल था, तो कैसे सामान उठा कर ले जाएं। तो अब वो ना कोई गाड़ी है हमारे पास, ना कुछ है, और धमकी दे रहा है रेलवे का जो अधिकारी था, कोई सरदार जी था, वो धमकी दे रहा है कि 2 घंटे के अंदर अगर आप सामान नहीं लेके गए तो ये सामान पे बुलडोजर चला देंगे। तो इतना आतंक क्रिएट किया था उन लोगों ने। जो लोग आप दामधीरज जी और बाकी लोग, वो लोग धरने पे बैठ गए कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन लोगों को गिरफ्तार करके ले गए। हम जैसे लोग जो अपना परिवार, अपनी गृहस्थी लेके परेशान थे हम लोग, फिर अल्टीमेटली उन लोगों ने जब देखा कि ये लोग तो कोई विरोध करने की हालत में नहीं रह गए, तितर बितर हो गया, पूरी किताबें सब फेंक दी, तो फिर गाड़ियों को बाहर भीड़ लग गई थी। लोगों को पता चला तो खुद ब खुद ट्रैक्टर वगैरह वो लोग बुलवाना शुरू किए, गाड़ियाँ और टेम्पो ट्रैवलर ये सब। तो फिर उठाया 5-6 गाड़ियों में, तो मेरा अकेले का सामान गया, उसके अलावा तमाम लोगों का सब अपना अपना बटोरने में लग गए थे। कितना बर्बाद हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे आ गए थे जो उठा के भी कुछ ले जा रहे हैं। आप किसको बोल सकते हैं, किसको रोक सकते हैं? तो ऐसा कियोस मचाया था और आतंक मचाया था, और कौन नहीं जानता था। हिंदुस्तान भर में वो लाइव चल रहा था। उसके बाद लोग देख रहे थे कि, और भाई आपका मीडिया है, आपका मैसेज आपने ये दे दिया कि ये तो रेलवे की ज़मीन थी, और वहाँ पे लिस्ट लगा दिया, और गांधी जी का जो फ़ोटो था, जो सारा तमाम हमारे बैनर थे, बोर्ड थे, सब पे पेंट कर दिया। रातों रात वहीं बैठे बैठे इन लोगों ने पेंट लगा के कि ये लिख दिया रेलवे की ज़मीन है और इसमें कोई नहीं घुस सकता है। तो ऐसे खाली कराया उन लोगों ने, ताला लगा के, लॉक करके। और अभी हमारे पंखे, हमारा तमाम सामान अंदर है, लॉक कर दिया का नहीं आप बाहर जाओ, अब नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है। और सारा चीज़ उसी में छूट गया? हाँ, छूट गया तो छूट गया, कुछ नहीं, जितना निकाल सके निकालिए। तो बहुत बर्बादी की उन लोगों ने। किताब उसी समय बारिश होना थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। अब आप सोचिए 2 करोड़ की किताबें बाहर फेंकी हुई है, उन पे अगर बारिश एक बार भी होगी तो वो तो पूरा तहस नहस खत्म है ना। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि आपके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई की, देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान रहा। फिर उनके परिवार का, उनकी तीसरी पीढ़ी की, चौथी पीढ़ी की जो स्थिति थी, जो हश्र हुआ, इस तरह का था। सोच करके कैसा लगा आपको? तकलीफ़ होती है, सोच करके तकलीफ़ ही होती है कि इस बात की, अगर हमको अपने इतिहास पे फ़ख्र करना चाहिए, जिस इतिहास पे, जिन लोगों पे गर्व होना चाहिए, उनकी अगर कदर हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं ना। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सिखाने जा रहे हैं? हम किसी की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने देश को गढ़ने वाले लोगों की, अपने बाप दादा की इज्जत करना नहीं सिखा रहे हैं। और मैंने तो ये सवाल वहीं डीएम थे, एसडीएम थे, सबसे मुंह पे पूछा। वो सारे, ज़्यादातर, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं भी 25-30 साल से समाज में काम कर रही हूँ। मेरी खुद की अपनी संस्था बना के छोटी सी चाइल्ड राइट पे यहाँ बुनकरों, मल्लाहों के बीच में काम कर रही थी। मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मजिस्ट्रेट का काम मैंने किया है। मुझे सब जानते हैं बनारस में, तो वो लोग जानते थे। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप देश की सबसे क्रीम जो परीक्षा होती है और बौद्धिक क्षमता वाले लोग
IAS PCS बनते हैं, आप लोगों को क्या सिखाया गया है? आपकी पढ़ाई पे सवाल है कि आपको अगर रीढ़ की हड्डी नहीं बची, आप कुछ भी गलत करने को तैयार हैं, तो क्या ही मतलब है? मैं तो अपनी बेटी, मेरी बेटी भी टॉपर है, मैं नहीं पढ़ाना चाहती ऐसी पढ़ाई। और मैंने बोला कि तुम भैया आप IAS PCS बनने का तो सपना मत देखना। ये रिएक्शन है मेरे अंदर। अभी तो मैं बातचीत कर रहा था तो ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया था, आज तक उसका पता ही नहीं चला कि वो था कौन। उस पर भी एक दो लाइन अभी हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। जो एप्लीकेशन दिया था वो मैं सुना कि उसका पता ही नहीं चला आज तक कि एप्लीकेशन दिया किसने था, कि ये रेलवे की ज़मीन थी जिसे धोखे से सर्व सेवा संघ ने हड़प लिया। ये कोर्ट में भी हम लोगों ने कहा वो मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति है जिसने एप्लीकेशन दिया है, ना तो उसमें कोई पता है, ना उसका फ़ोन नंबर है, ना आधार कार्ड है, केवल 3 लाइन की एप्लीकेशन है और घसीट करके मोइनुद्दीन लिखा हुआ है। अच्छा। बस इतना ही है। उसका पता नहीं चला। उसका पता नहीं चला। कई बार कोर्ट में भी कहा कि उसको बुलाया जाए, उसका बयान लिया जाए, लेकिन जिंदा मुर्दा कुछ नहीं पता है। अच्छा। ना भी प्रशासन ने दिया, ना उसका कोई प्रशासन ने जवाब दिया, ना कोर्ट ने। हवा में एक्शन ले लिया और उसका पता भी नहीं। जी, हवा में एक्शन है पूरा का पूरा। अच्छा। हाँ, मतलब सामान्य आदमी एप्लीकेशन देता है तो उससे मतलब नहीं, आप मेरा एक मोबाइल खो गया था, मोबाइल का एप्लीकेशन देने गया तो उन्होंने कहा साहब अपने घर का पता लिखिए, अपना आधार कार्ड लिख इसके साथ लगाइए और अपना ID कार्ड लगाइए, तब उसके बाद करेंगे। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी इंक्वायरी हो गई, इतना बड़ा एक्शन हो गया और उस आदमी का आज तक पता नहीं है। ये खबर इसलिए हम आपके लिए कर रहे हैं कि इस बात को आपको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश का इतिहास है, जो गांधी अंबेडकर के विचार हैं, वो इस देश में जिंदा रहने के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, इसका आकलन ज़रूर करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।